नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस क्लासेस 1 2 3 पर। रीट मेंस 2026 की तैयारी कर रहे हो और अभी तक प्रैक्टिस सेट से डर लगता है तो आज डर खत्म होने वाला है, क्योंकि जीनियस क्लासेस 1 2 3 लेकर आया है रीट मेंस 2026 प्रैक्टिस सेट 3 फुल सॉल्यूशन प्लस डीप एनालाइज ऑल सब्जेक्ट एक ही क्लास में। सिर्फ आंसर नहीं मिलेंगे, यहाँ मिलेगा सोचने का तरीका, ताकि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखकर हाथ अपने आप चलें। अगर आप सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हर क्वेश्चन एग्जाम लेवल लॉजिक वाला होने वाला है। तो इसी के साथ में हमारी क्लास 3 है, रीट मेंस की 2 क्लासें वैसे ही अपलोड हो चुकी है और क्लास 3 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से आगे के जो क्वेश्चन है उनके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 101 आपके स्क्रीन पर साथियों, क्वेश्चन नंबर 101 आपके स्क्रीन पर बलि पशु शब्द में समास है। बलि पशु शब्द में कौन सा समास है? तो बलि पशु शब्द में तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुवीर समास। तो बलि पुरुष शब्द में जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास है साथियों? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अशोक ने गाना गाया। अशोक ने गाना गाया वाक्य में काल है। अशोक ने गाना गाया वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूत, आसन भूत, तो आसन भूत काल हो जाएगा। अशोक ने गाना गाया, इसमें आसन भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, ये आपके हिंदी के क्वेश्चन चल रहे हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा। 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 लोकार्ती का सही अर्थ क्या होगा? लोकार्ती का सही अर्थ क्या होगा? तो कटौती में हाथ धोना। मन पवित्र तो घर में तीर्थ हैं। बाहरी बातों पर ध्यान न देना। बाह्य डंबरों में अविश्वास। अनुत्तीर्ण प्रश्न। राइट आंसर दीजिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इसका, जल्दी से जल्दी आप राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन पवित्र तो घर में तीर्थ हैं। अगर आपका मन पवित्र है तो आपके घर में भी तीर्थ हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन पवित्र तो घर में तीर्थ हैं। एक बालक जिसकी शिक्षा लब्धि 85 से कम है, उसके सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? एक बालक जिसकी शिक्षा लब्धि 85 से कम है, उसके सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण, संप्राप्ति शिक्षण, अनुत्तीर्ण प्रश्न। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन ए निदानात्मक शिक्षण। ऑप्शन ए निदानात्मक शिक्षण हो जाएगा साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चित्र विस्तारक यंत्र है। चित्र विस्तारक यंत्र कौन सा है? चित्र विस्तारक यंत्र तो चित्रात्मक, दृश्य, श्रव्य व दृश्य, तो दृश्य हो जाएगा। चित्रात्मक विस्तार यंत्र कौन सा है? तो दृश्य। कोई भी दृश्य हम देखते हैं वो चित्र विस्तारक यंत्र होता है। इकाई विधि के प्रवर्तक हैं। इकाई विधि के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं? इकाई जो विधि है उसके प्रवर्तक कौन है साथियों? तो इकाई विधि के हैंड, कील, पैट्रिक, HC, मोरिसन, जॉन डीवी। राइट आंसर दीजिए। तो HC मोरिसन हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अपने विचारों को सदियों तक सुरक्षित रखने हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता है? अपने विचारों को सदियों तक सुरक्षित रखने हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता है? तो वाचन अभिव्यक्ति, श्रवण अभिव्यक्ति,
लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति। तो लिखित अभिव्यक्ति, अपने विचारों को लंबे समय तक अगर अपन को सुरक्षित रखना है तो लिखित अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। शिक्षण शिक्षण कराते समय शिक्षक पहले नियम बताता है। शिक्षण कराते समय शिक्षक पहले नियम बताता है, तत्पश्चात नियम के स्पष्टीकरण हेतु उदाहरण प्रस्तुत करता है। शिक्षक द्वारा इस परिस्थिति में अपनाई गई विधि है। शिक्षण कराते समय शिक्षक पहले नियम बताता है, तत्पश्चात नियम के स्पष्टीकरण हेतु उदाहरण प्रस्तुत करता है। शिक्षक द्वारा इस परिस्थिति में अपनाई गई विधि है। तो प्रश्न समस्या समाधान क्या हो जाएगा राइट आंसर, आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो निगमन क्या हो जाएगा साथियों, निगमन हो जाएगा इसका राइट आंसर। निगमन होता है, आगमन नहीं होता है, निगमन होता है। शिक्षक उपचारात्मक कक्षा ले रहा है। शिक्षक उपचारात्मक कक्षा ले रहा है। शिक्षक का उपचारात्मक शिक्षण किस परीक्षण के विश्लेषण पर आधारित होगा। शिक्षक उपचारात्मक कक्षा ले रहा है। शिक्षक का उपचारात्मक शिक्षण किस परीक्षण के विश्लेषण पर आधारित होगा। उपलब्धि परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण या निदात्मक परीक्षण। तो निदात्मक परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक उपचारात्मक कक्षा ले रहा है। शिक्षक का उपचारात्मक शिक्षण किस परीक्षा के विश्लेषण पर आधारित होगा, तो निदात्मक परीक्षण पर आधारित होगा। आगे बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विज्ञान ओलंपियाड में विवेक ने 80 अंक हासिल किए। विज्ञान ओलंपियाड में विवेक ने 80 अंक हासिल किए। उन्होंने एक सप्ताह के बाद दूसरे प्रयास के लिए आवेदन किया। दूसरे प्रयास में भी उसने 80 अंक हासिल किए। परीक्षण की इस विशेषता को जाना जाता है। तो कठिनाई स्तर, विभेदकारिता, विश्वसनीयता, वैधता। तो इसको जो है विश्वसनीयता जाना जाता है। क्या जाना जाता है, विश्वसनीयता। आगे बात करें तो आगे का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजन पंचप्रदी उपागम के प्रवर्तक कौन थे। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना के पंचप्रदी उपागम के प्रवर्तक कौन थे। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, जॉन फ्रेडरिक बेलूम, जॉन फ्रेडरिक आलपोर्ट, जॉन फ्रेडरिक मॉरिसन। तो क्या हो जाएगा, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण के लिए प्रेषित सामग्री है। निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण के लिए प्रेषित सामग्री है। तो फिल्म स्ट्रीम, चार्ट, प्रतिरूप, निर्देश। तो फिल्म स्ट्रीम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लो आपके सामने भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन गणित शिक्षण की निम्नांकित में से कौन सी विधि गणित का वास्तविक जीवन से सहसंबंध स्थापित करने हेतु शिक्षण प्रदान करता है। गणित शिक्षण की निम्नांकित में से कौन सी विधि गणित का वास्तविक जीवन से सहसंबंध स्थापित करने हेतु शिक्षण प्रदान करता है। तो निगमनात्मक विधि,
आगमनात्मक आगमनात्मक विधि, संश्लेषण विधि, परियोजन विधि। तो क्या हो जाएगा? परियोजन विधि हो जाएगा, जो क्या है वास्तविक जीवन से सहयोग स्थापित करने हेतु शिक्षण प्रदान करता है। गणित की ऐसी कौन सी विधि है? तो ये परियोजन विधि है। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 118 की बात हो रही है साथियों। तो 118 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में इकाई परीक्षण की विशेषता नहीं हो सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी गणित में इकाई परीक्षण की जो विशेषता है, इकाई परीक्षण की विशेषता पढ़िए आप, उनमें से कौन सी नहीं हो सकती हैं वो पूछ रहा है। विभेदीकरण क्षमता, कठिनाई स्तर, वितरण, वैधता, प्रश्न की भाषा उच्च तकनीकी स्तर की हो सो, ये नहीं हो सकती है। ऑप्शन डी हो जाएगा कि प्रश्न की भाषा उच्च तकनीकी स्तर की हो। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 119 की बात हो रही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है। किसने कहा कि सामाजिक विज्ञान मानव तथा उसकी सामाजिक और भौतिक वातावरण के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रियाओं से संबंधित हैं? इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है। किसने कहा कि सामाजिक विज्ञान मानव तथा उसकी सामाजिक और भौतिक वातावरण के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रियाओं से संबंधित हैं? इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है। ये किसने कहा? तो जून वी माइकेलिस ने, वेस्ले ने, MP मोफाट ने, बाइनिंग ने। तो ये किसने कहा? तो जून वी केलिस ने कहा था। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है? निबंधात्मक परीक्षण की जो विशेषता है वो कौन सी नहीं है? तो विद्यार्थियों की भाषा शैली एवं लेखन कला को जानने के लिए उपयोगी, ये भी है। विद्यार्थियों के अभिव्यक्ति कौशल को जानने के लिए उपयोगी, ये भी है। विद्यार्थियों के रचनात्मक विचारों को जानने के लिए उपयोगी, ये भी हैं। तो कौन सी नहीं है? तो मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता संभव, ये नहीं है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 की बात कर लेते हैं। NCF 2005 से संबंधित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए तैयार किए जाने वाले आधार पत्र के राष्ट्रीय फोकस समूह के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर गोकुल गुरु हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो है वो आ चुका है। क्या आ चुका है? तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र पर्यटन की सीमा है? निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र पर्यटन की सीमा है? तो प्रत्यक्ष वास्तविक अनुभव, सामाजिक विज्ञान के कुछ चयनित विषयों के लिए उपयोगी, सौंदर्य अनुभूति, रुचि व रोचकता। तो सामाजिक विज्ञान के कुछ चयनित विषयों के लिए उपयोगी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 123 की बात हो रही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 123 की बात हो रही है। प्रायोजना को पूर्ण करने के सोपानों को आवर्ती क्रम में नीचे दिया जा रहा है। प्रायोजना को पूर्ण करने के सोपानों को अव्यवस्थित क्रम में दिया जा रहा है। उनको व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में प्रायोजनों के सोपानों को
का सही तार्किक क्रम दिया गया है। हम प्रयोजन पढ़ लेते हैं, फिर जो है उसका जो है हम देखते हैं कौन सा जो क्रम है वो सही है। तो प्रायोजन की योजना बनाना, प्रायोजन की योजना बनाना, प्रायोजन का चयन, परिस्थिति देना, प्रायोजन का निर्णय, प्रायोजन का क्रियान्वयन। देखिए ये दिए हुए हैं। तो अब हम निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में प्रायोजना के सोपानों का सही तार्किक क्रम है, तो कौन से में है, तो ऑप्शन डी में है। देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर आ रहा है तीसरा, परिस्थिति देना, पहला हो जाएगा परिस्थिति देना, एक नंबर हो गया, ये एक नंबर हो गया परिस्थिति देना। दूसरा 2 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो गए दूसरा कि भाई प्रायोजन का चयन करना, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपके 1 नंबर, तो ये हो गया तीसरा। आगे हम बात करें तो पांचवा हो जाएगा 4 नंबर और चौथा हो जाएगा 5 नंबर। देखिए सबसे पहले परिस्थिति देखनी होती है, फिर प्रायोजन का चयन करना होता है, फिर प्रायोजन की योजना बनानी होती है, फिर प्रायोजन का क्रियान्वयन करना होता है और फिर लास्ट में होता है प्रायोजन का निर्णय लेना। ये इस प्रकार हो गया। आगे बात करें, आगे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही निराले क्वेश्चन है। देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 की बात अगर हो रही है तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की जो विशेषता है वो नहीं है, वो बतानी है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करना है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग प्रस्तुत करता है। अनुत्तीर्ण, तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि विशेषता नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता कौन सी नहीं है, तो शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है, ये नहीं है। बाकी जो तीनों हैं वो विशेषताएं हैं। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 125 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 125 की बात कर रहे हैं साथियों। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कोहेल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के सही कूट का चयन कीजिए। नैतिक अवस्थाओं के सही कूट का चयन कीजिए। दंड व आज्ञाकारिता अनुबंध, दंड व आज्ञाकारिता, सामाजिक अनुबंध, अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध, सार्वत्रिक नीति परक सिद्धांत। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नीचे जो कथन दिए हुए उनमें से कि तीसरा जो है वो सही है, यानी तीसरा ये वाला जो है इसका जो कूट है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 126 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 126, अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अधिगमकर्ता जो होता है, अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हम पढ़ते हैं पहले कथन, चारों कथन पढ़ लेते हैं। विकास पूर्वानुमानित है, विकास अंश से संपूर्ण की ओर बढ़ता है, विकास रेखीय पथ पर आगे बढ़ता है, विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला और चौथा जो है वो आपके सही है, पहला और चौथा जो है वो सही कथन है, ये दोनों कथन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निर्मितवादी
अधिगम। निर्मितवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां हैं? निर्मितवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां हैं? अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम, अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना, ज्ञान का सक्रिय सर्जन और व्याख्यान, सामाजिक अंतःक्रिया को सुगम सुविधाजनक बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चारों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, यानी ये चारों जो है वो सही हो जाएंगे, चारों जो है सही हो जाएंगे। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके कुछ इस प्रकार है साथियों कि आप भी एक बार तो चौंक ही जाओगे। देखिए क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। मी अमित की उपलब्धि में निष्ठा है, मी अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की यह प्रकृति लक्षण उसमें जीवन भर व्यापित रहती हैं। ओलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार यह लक्षण कहलाता है। ओलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार यह लक्षण कहलाता है। मी अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की यह प्रकृति लक्षण उसमें जीवन भर व्याप्त रहता है। ओलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार यह लक्षण कहलाता है। केंद्रीय, प्रधान, कार्डिनल, द्वितीयक, प्रवृत्ति, स्वभाव, स्रोत, अनुत्तीर्ण। तो इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करें तो आगे का जो क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन नंबर 129 है। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम है। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम कौन सा है? धारणात्मक, उत्पादन, अभिप्रेरणात्मक, अवधानात्मक, धारणात्मक, उत्पादन, अभिप्रेरणात्मक, अवधारणात्मक, उत्पादन, अवधारणात्मक, उत्पादन, अभिप्रेरणात्मक, धारणात्मक, अनुत्तीर्ण। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अवधानात्मक, धारणात्मक, उत्पादन, प्रेरणात्मक। आगे बात करें, आगे का जो क्वेश्चन है वो 130 नंबर का क्वेश्चन है। 130 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है। एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध हैं। इसीलिए उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना। उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन प्रक्रिया है। एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध है, इसीलिए उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना। उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन प्रक्रिया है। तो प्रतिस्थापन, आत्मीकरण, दमन, प्रतिगमन। तो प्रतिस्थापन हो जाएगा, यानी एक को छोड़कर दूसरे का प्रतिस्थापन किया। एक को छोड़कर दूसरे का क्या किया? प्रतिस्थापन किया। आगे बात करें तो आगे का जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। शिक्षण अभिरुचियों के क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़े क्वेश्चन है। और एक बार क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ऐसे ही क्लास देखनी है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो। कमेंट में लिखो सेट 3 रेडी, लाइक करो। अगर कंटेंट क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने रीट वाले दोस्तों को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वायरल करो ताकि हमारी जो मेहनत है एक दिन रंग लाए। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संघटात्मक उपसिद्धांत का एक घटक नहीं है? मेटा घटक, निष्पादन घटक, ज्ञानार्जन घटक,
सृजनात्मक घटक, तो सृजनात्मक घटक जो है ये एक घटक नहीं है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां नहीं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां नहीं हैं? शब्द साहचर्य, व्यक्ति पूर्ति, समाज मिति, व्यक्ति अध्ययन। सही कूट का चयन कीजिए, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा 3 और 4। क्या सही हो जाएगा? 3 और 4 जो है वो हो जाएगा, पहला दूसरा आपके नहीं है। हम बात करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है? तो विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन, विशेष अध्ययन उपलब्ध कराना, उन्नत कोर्स प्रदान करना, कॉमन कक्ष उपलब्ध कराना। ये हो जाएगा ऑप्शन डी आपके, कॉमन कक्षा उपलब्ध करवाना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है? संवर्धन कार्यक्रम नहीं है, तो विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन उत्कृष्ट प्रतिभाशाली बालकों के लिए हो सकता है, विशेष अध्यापक उपलब्ध करवाना ये भी करवा सकते हैं, उन्नत कोर्स प्रदान करवा सकते हैं, कॉमन कक्षा समकक्ष उपलब्ध करवाना ये नहीं है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो URL का पूरा नाम है, तो URL का जो पूरा नाम है वो क्या है? ये देखिए आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आ चुके हैं। URL का पूरा नाम क्या है? तो यूनिवर्सल राइट लाइन, यूनिवर्सल रिसोर्स लाइन, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सिटी रिसोर्स लोकेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की बात कर लेते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 135 जो है ई लर्निंग से संबंधित हैं। तो ई लर्निंग यानी इलेक्ट्रॉनिक जो लर्निंग होती है, ई लर्निंग होती हैं, उससे संबंधित हैं CBT कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, CBT कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण होता है, IBT WBT इंटरनेट या वेब आधारित प्रशिक्षण, CBL कंप्यूटर आधारित टेस्ट। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है कंप्यूटर आधारित शिक्षण है। हम बात करें ई लर्निंग की, तो ई लर्निंग जो है पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में आजकल ई लर्निंग चल रही है। तो हर कोर्स आपको ई लर्निंग के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो कि इंटरनेट आधारित हो सकता है, कोई वेबसाइट के माध्यम से हो सकता है, कोई ऐप के माध्यम से हो सकता है, कोई मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हो सकता है। तो ई लर्निंग कोर्स बहुत सारे जो हैं ई लर्निंग कोर्स चल रहे हैं, और आज के टाइम में हर प्रकार के जो कोर्स हैं वो ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे आप घर बैठकर ऑनलाइन जो है स्टडी कर सकते हैं, घर बैठकर ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, और हर एग्जाम को आप ऑनलाइन क्लियर कर सकते हैं ई लर्निंग के माध्यम से। तो आज के टाइम में कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी हो चुका है साथियों। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 136 की बात कर लेते हैं। डेटाबेस स्कीमा के कितने ओवरनर होते हैं? डेटाबेस स्कीमा के कितने ओवरनर होते हैं? तो एक ओवरनर होता है। कितने ओवरनर होते हैं साथियों? एक होता है। आगे बात करें डेटा का संरक्षण कहाँ किया जाता है? तो डेटा का जो संरक्षण है वो कहाँ पर किया जाता है? तो टेबल्स में, फॉर्म्स में, दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस में किया जाता है डेटा का संरक्षण? तो डेटा का जो संरक्षण होता है वो टेबल्स में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जुड़े रहिए इसी क्लास के साथ और वीडियो को लाइक करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, HTML के प्रोग्राम निष्पादित होते हैं। HTML के प्रोग्राम निष्पादित होते हैं ब्राउज़र में डॉस,
प्रोमेट में, यूनिक्स प्रोमेट पर, विंडोज़ में, तो ब्राउज़र में होते हैं। किस में होते हैं? ब्राउज़र में होते हैं। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं किस सभ्यता स्थल से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को कृष्णवर्षी मृद भांड कहते हैं। किस सभ्यता स्थल से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को कृष्णवर्षी सभ्यता मृद भांड कहते हैं? कालीबंगा, आहार, गणेश्वर, बेराट। तो कालीबंगा, आहार, गणेश्वर, बेराट। तो कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता कौन सी सभ्यता है? तो गणेश्वर सभ्यता। कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। आहार, आगे बात करें हम, किस सभ्यता स्थल से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को कृष्ण वर्णी मृद भांड कहते हैं? कृष्ण वर्णी मृद भांड जो है गणेश्वर सभ्यता के जो बर्तन हैं उनको कहते हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं। एक बार क्लास को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात हो रही है साथियों। किस सभ्यता स्थल के तांबे के उपकरण सर्वाधिक 90% सर्वाधिक शुद्ध थे? ऐसी कौन सी सभ्यता है उसमें तांबे के उपकरण सर्वाधिक 90% सर्वाधिक शुद्ध थे? आहार सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बेराट सभ्यता। कौन से सभ्यता के जो 90% तांबे के उपकरण थे वो शुद्ध थे? तो गणेश्वर सभ्यता के थे। आगे बात करें किस सभ्यता से प्राप्त ठप्पों से रंगाई छपाई उद्योग विकसित होने का अनुमान लगाया जाता है? किस सभ्यता से प्राप्त ठप्पों से रंगाई छपाई उद्योग विकसित होने का अनुमान लगाया जाता है? तो कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर, आहार। कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर, आहार। तो कौन सी सभ्यता हो जाएगी साथियों? तो आहार सभ्यता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आहार सभ्यता। एक बार दोनों क्वेश्चन को वापस रिपीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? 140, किस सभ्यता स्थल के तांबे के उपकरण सर्वाधिक 90% सर्वाधिक शुद्ध थे? तो गणेश्वर सभ्यता के थे। किस सभ्यता से प्राप्त ठप्पों से रंगाई छपाई उद्योग विकसित होने का अनुमान लगाया जाता है? तो आहार सभ्यता से। कौन से सभ्यता से? आहार सभ्यता से। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि आपके हर एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। किस सभ्यता, देखिए, किस सभ्यता के लोग मकान बनाने के लिए धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों का प्रयोग करते थे? किस सभ्यता के लोग मकान बनाने के लिए धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों का प्रयोग करते थे? तो कालीबंगा, गणेश्वर, बालाथल, आहार। तो कौन सी सभ्यता हो जाएगा? तो आहार सभ्यता के जो लोग थे वो मकान बनाने के लिए धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों का जो प्रयोग है वो आहार सभ्यता के लोग करते थे। आहार सभ्यता के लोग करते थे। किस सभ्यता में लोग मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें लोग जो हैं मृतकों को, यानी जो मरे हुए व्यक्ति होते थे, उनको आभूषणों के साथ दफनाते थे? तो ये आपके हो जाएगा आहार सभ्यता के लोग थे। आहार सभ्यता के लोग जो है मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे और जो है धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों का प्रयोग अपने मकान बनाने के लिए करते थे। वो कौन सी सभ्यता है? आहार सभ्यता। आगे बात करते हैं, तो आगे की बात कर लेते हैं। तो जो आहार सभ्यता है वो धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों का प्रयोग करते थे, वे मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कालीबंगा सभ्यता संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आप सभी को आता है। कालीबंगा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है साथियों। हनुमानगढ़ में कालीबंगा जो है वो स्थित हो जाएगा।
आगे बात करें तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे किससे निर्मित किससे निर्मित थे? कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे किससे निर्मित थे? तो कालीबंगा से जो प्राप्त चबूतरे थे वो मिट्टी की ईंटों से निर्मित थे। किससे निर्मित थे? मिट्टी की ईंटों से निर्मित थे। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे किससे निर्मित थे? मिट्टी की ईंटों से निर्मित थे। कालीबंगा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्लास आपके स्क्रीन पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 146 की बात हो रही है। गणेश्वर सभ्यता थी तो हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा, पश्चिम हड़प्पा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गणेश्वर सभ्यता कौन सी हड़प्पा थी? तो पूर्व हड़प्पा थी। कौन सी? पूर्व हड़प्पा। गणेश्वर सभ्यता कौन सी हड़प्पा में आती है? तो पूर्व हड़प्पा में आती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की। तो आहार से बिना हत्थे के पात्र मिले जो उसका किस स्थान के साथ व्यापारिक संबंध होना दर्शाते हैं। आहार से बिना हत्थे के पात्र मिले, आहार से जो है बिना हत्थे के पात्र मिले जो उसका किस स्थान के साथ व्यापारिक संबंध होना दर्शाते हैं। ईरान, बलूचिस्तान, मेसोपोटामिया, मिस्र, हंगेरी, दक्षिणी जर्मनी, चीन, ईरान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ईरान बलूचिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं तो आगे का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? गणेश्वर से, बालाथल से, बेराट से, सुनारी से। तो कहाँ से हुए? बौद्ध संस्कृति के जो अवशेष हैं वो विशेष रूप से आपको बेराट से मिले थे। कहाँ से मिले थे? बेराट से मिले थे। बौद्ध संस्कृति के जो अवशेष हैं वो विशेष रूप से कहाँ से मिले थे? तो बेराट से मिले थे। गणेश्वर को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर को ताम्र सभ्यता की जननी क्यों कहा जाता है? गणेश्वर को ताम्र सभ्यता की जननी क्यों कहा जाता है? सर्वप्रथम तांबा मिला, तांबे के उपकरण मिले, सबसे प्राचीन तांबे के उपकरण मिले, उपरोक्त सभी। तो सबसे प्राचीन तांबे के उपकरण मिले, इस कारण जो है गणेश्वर को ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। ताम्र सभ्यता की जो जननी है, सबसे प्राचीन तांबे के उपकरण कहाँ से मिले? तो गणेश्वर सभ्यता से मिले। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 क्वेश्चन और इस क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 150 है ये। इसका क्वेश्चन पिछले पेज पर रह चुका है। 11 कमरों का विशाल भवन कहाँ से प्राप्त हुआ है? 11 कमरों का जो विशाल भवन है वो आपके कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ से मिला है? क्वेश्चन नंबर 150 की बात हो रही है। 11 कमरों का विशाल भवन, 11 कमरों का जो विशाल भवन है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ पर मिला है? तो 11 कमरों का जो विशाल भवन है वो आपकी कालीबंगा, बालाथल, आहार, बेराट, अनुत्तीर्ण प्रश्न कहाँ से मिला है? जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिए, कहाँ से मिला है जो। तो ये आपके मिला है तो बालाथल से मिला है। कहाँ से मिला है साथियों? बालाथल से मिला है। बालाथल जो सभ्यता है वहाँ से 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला है। 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला है। भगवानपुरा वे रोजरी स्थल किस सभ्यता से संबंधित हैं? भगवानपुरा वे रोजरी स्थल किस सभ्यता से संबंधित हैं? कालीबंगा, बेराट, बालाथल, आहार। तो कौन सी सभ्यता है? आहार सभ्यता से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस सभ्यता से प्राप्त अनाज रखने में बड़े मृत भांडों को
घोड़े वे कोटे कहा जाता था। किस सभ्यता से प्राप्त अनाज रखने में बड़े मृद भांडों को गोरे वे कोठे कहा जाता था? तो यह सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा, गणेश्वर, आहार। तो कौन सी है? आहार सभ्यता में, आहार सभ्यता में हो जाएगा। आगे बात करें तो ओसिया जोधपुर के महावीर स्वामी मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ? ओसिया जोधपुर के महावीर स्वामी मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ? नरभट्ट, कैकूक, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय। तो क्या हो जाएगा? वत्सराज हो जाएगा, वत्सराज हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 154। कवि विद्वान राज शेखर द्वारा, कवि विद्वान राज शेखर द्वारा निम्नलिखित ग्रंथ नहीं है। कवि विद्वान राजशेखर द्वारा, कवि विद्वान राजशेखर द्वारा निम्नलिखित ग्रंथ नहीं है, निम्नलिखित ग्रंथ नहीं है। कपूर मंजरी, काव्य मीमांस, प्रचंड पांडव, विश्व वल्लभ जो है ये ग्रंथ इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। गुज्जर प्रतिहार शासकों को शासन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गुज्जर प्रतिहार शासकों को शासन के अनुसार, शासन काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो शासन काल मिहिर भोज, वत्सराज, महिपाल प्रथम, रामभद्र। तो इनको काल के अनुसार, शासन काल के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले नंबर पर आ जाएगा आपके जो है वत्सराज, फिर आएगा आपके रामभद्र, फिर आएगा आपके मिहिर भोज, फिर आएगा आपके महेंद्रपाल प्रथम। तो इस प्रकार हो जाएगा वत्सराज, रामभद्र, मिहिरभोज, महिपाल प्रथम। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ में आज की जो एक क्लास है यहीं पर समाप्त होती हैं और इसी के साथ आज आपने देखा रीट मेंस 2026 प्रैक्टिस सेट 3 फुल सॉल्यूशन एंड एनालाइज, जहां हर सब्जेक्ट को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज से समझाया गया। याद रखो प्रैक्टिस सेट हल करना काफ़ी नहीं है। याद रखो प्रैक्टिस सेट हल करना काफ़ी नहीं है। एनालाइज करना ही सिलेक्शन की चाबी है। एनालाइज करना ही सिलेक्शन की चाबी है। अगर आज की क्लास आपको लगी एग्जाम चेंजर तो चैनल जीनियस क्लासेस 1 2 3 को अभी सब्सक्राइब करो ताकि अगला प्रैक्टिस सेट 4 मिस नहीं हो। कमेंट में लिखो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जल्दी लाओ सर, क्योंकि मेहनत आपकी है और उसे रिजल्ट में बदलना हमारा काम है। मेहनत आपकी है, उसे रिजल्ट में बदलना हमारा काम है। जय हिंद, जय राजस्थान।